हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन के अंदर क्लासिकल थ्योरी के बारे में। मैं आप सबको बता दूं, ये लेक्चर सिर्फ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, चाहे यूपीएससी ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए, नेट एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए या और किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपको लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय विचारधारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। अगर आप लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन समझना चाहते हैं, आज हम जहाँ पर हैं वो थ्योरी को प्रेजेंट डे अगर आप समझना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो थ्योरीज को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शास्त्रीय विचारधारा यानी कि क्लासिकल थ्योरी के बारे में। शुरू करते हैं आज की ये क्लास नंबर 13, क्लासिकल थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, शास्त्रीय विचारधारा का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। ये एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है, परंपरागत दृष्टिकोण है, और ये सांगठनिक विश्लेषण की पहली संकल्पना है। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस की ये एक पहला व्यू पॉइंट था क्लासिकल थ्योरी। इसके बाद में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है, बिहेवियरल थ्योरी आती है, सिस्टम थ्योरी आती है, सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी आती है और भी बहुत। हालांकि इसमें मानवीय और पर्यावरणीय तत्व की उपेक्षा की गई, इसमें ह्यूमन फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, लेकिन फिर भी यह एक सीमा तक स्वीकारी गई। इसकी एक्सेप्टेंस आपको देखने को मिलती है। तो आज इस लेक्चर में हमारा फोकस ये रहेगा कि इसके विशेषताएं क्या हैं, ये क्या मतलब क्या कहना चाहती है, इसका शाब्दिक अर्थ के अलावा शास्त्रीय विचारधारा का इसका मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो किसी न किसी थिंकर के व्यू पॉइंट्स आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे टेलर का हो गया, फायोल या फिर उर्विक एंगुलिक के बारे में। बट सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल थ्योरी का क्या मतलब है, ये आज इस लेक्चर से आप समझ पाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई जो अव्यवहारिक लगती हैं आपको, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगती हैं, और मानवीय उपेक्षा है ही, ह्यूमन फैक्टर को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया है। लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के डायरेक्शन में इसने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। इसलिए इसको क्लासिकल थ्योरी बोलते क्यों हैं। ये लंबे समय से बनी हुई है तथा अन्य विचारधाराओं की पूर्वज भी है। मतलब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, आपकी जो बिहेवियरल थ्योरी है, उनसे पहले आई है, इसलिए इसको क्लासिकल थ्योरी बोला जाता है। इसके प्रमुख प्रवक्ता के तौर पे फेयोल, गुलिक और उर्विक माने जाते हैं, लेकिन इनके अलावा मुने, रेले, शेल्टन, विलोबी, वाइट, एंडरसन आदि भी इनके समर्थक माने जाते हैं। और स्पेशली फेयोल जो है वो प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रमुख प्रतिपादक हुए हैं। हेनरी फायोल के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम शास्त्रीय विचारधारा को समझते हैं तो इससे हमारा मतलब दो पहलुओं से होता है। एक तो उसकी संरचना, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, और दूसरा मैनेजमेंट क्या काम करेगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट होती है, ठीक है, टॉप में जो होते हैं वो कैसे काम करेगी, प्रबंधकीय कार्यप्रणाली, मैनेजमेंट, इन पे ज़्यादा फोकस रहा है। यह विचारधारा उक्त दोनों पहलुओं का वैज्ञानिकीकरण करती है। इसे प्रशासनिक सिद्धांत विचारधारा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। इसने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए, जैसे श्रम विभाजन, पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण, विस्तार, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण आदि, डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जैसे अनेक सिद्धांतों का इसने प्रतिपादन किया। और जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधकीय है या प्रशासनिक कार्य के लिए इसने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग, अकाउंटिंग आदि तत्वों का विकास किया, उनके बारे में बताया। इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या है, ये मानती है, ये थ्योरी बेसिकली बिलीव करती है कि संगठन एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है, और इस ढांचे की पहले रूपरेखा बनाई जाती है।
हम पहले प्लानिंग करते हैं और इसमें कार्मिकों की भर्ती आवश्यकता अनुसार बाद में की जाती है। संगठनों में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल रिलेशन होते हैं, ठीक है। पदों के मध्य कार्यगत संबंध होते हैं, न कि उन पर नियुक्त कार्मिकों के मध्य कोई व्यक्तिगत संबंध होता है। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में सिर्फ और सिर्फ वर्क रिलेटेड रिलेशंस हैं, कोई भी पर्सनल रिलेशन उनके बीच में नहीं है। यानी कि यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। कार्मिक और उनके परस्पर संबंध और व्यवहार के संगठन के औपचारिक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं होता, अर्थात वे संगठन को प्रभावित नहीं करते। आप वर्कर्स के बीच में जो रिलेशन है उससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है और वो इनफॉर्मल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करते। इसके अलावा हम देखते हैं कि शास्त्रीय विचारधारा यानी क्लासिकल थ्योरी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स खोजना चाहती थी जिनको हर जगह, हर प्रकार के संगठन में, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में समान रूप से आप लागू कर सको। तो इस विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य संगठन के निश्चित सिद्धांतों की खोज थी, ऐसे सिद्धांत जो सभी प्रकार के संगठनों में समान रूप से लागू हो सके। दूसरा, प्रशासन होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। तो इसका उद्देश्य भी यही था कि प्रशासन को मात्र प्रशासन सिद्ध करना है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। इसलिए शास्त्रीय चिंतकों की चिंता वैज्ञानिक प्रबंधक या प्रबंधन की भांति सांगठनिक कुशलता के अधिकतम या कह सकते हैं अधिकतम करने की थी। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट ने ये फोकस किया कि जो इफ़ेक्टिवनेस है, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस, उसको अधिक किया जाए, मैक्सिमाइजेशन की उस पर फोकस था। इसी तरीके से शास्त्रीय चिंतकों की जो फोकस था, जो उनका एम्फोसिस रहा, वो भी इफ़ेक्टिवनेस पे रहा। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो इफ़ेक्टिवनेस आएगी ही आएगी और कॉस्ट जो है वो भी कम लगेगी। अगर हम इसकी एप्लीकेशन को पढ़ें तो शुरू में इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, इसका प्रभाव इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया इसका प्रभाव भी उत्तरोत्तर बढ़ता गया। अमेरिका में इसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके 1930 से लेकर के 50 के मध्य में अनेक समितियों और आयोगों ने इनकी सिफारिशें की थी। इसने सर्वप्रथम संगठन का विश्लेषण किया था और इस विचारधारा ने कहा था कि प्रशासन एक स्वतंत्र क्रिया है जिसका बौद्धिक अन्वेषण होना चाहिए। इसने ही संगठन की शब्दावली विकसित की जो बाद में काम आने लगी। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करने का श्रेय क्लासिकल थ्योरी को ही जाता है। फिर इसने कुछ तर्कसंगत और कार्यकुशल ढांचों की स्थापना के लिए कुछ जो सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्हें पीटर ने कुछ इस प्रकार महसूस किया कि फयोल और साथियों ने दोषों को ढूंढने से अधिक कार्य किया है। उनके अनेक योगदान सराहनीय हैं। उनमें से एक ये है कि उन्होंने रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, बजटिंग जैसी तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जिनकी पहले लोक प्रशासन में कमी थी। उन्होंने इन चीज़ों पे फोकस किया जो पहले लोक प्रशासन में आपको देखने को नहीं मिलते थे, जिसमें रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, बजटिंग जैसी तकनीक आती हैं। शास्त्रीय विचारधारा ने विल्सन की इस बात को मजबूती दी कि प्रशासन का विज्ञान प्राप्ति योग्य है। उन्होंने प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस के रूप में विकसित करने की कोशिश की। अभी तक इसको आर्ट माना जाता था, कला माना जाता था, लेकिन साइंस और विज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय भी क्लासिकल थिंकर्स को जाता है। फिर वो जो टाइम था 20वीं सदी की शुरुआत वाला जो समय था, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम माना जाता है, या कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो उद्योगों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने का श्रेय भी क्लासिकल थ्योरी को जाता है। उन्होंने इसको एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने एक साइंस की तरह डेवलप करने की कोशिश की, तो ये कला के साथ एक विज्ञान का विकास भी हुआ। इसको संगठन को तार्किक, व्यवस्थित और कार्यकुशल बनाने के लिए बहुत प्रकार के सुझाव दिए गए। अब क्रिटिसिज्म भी इसके बहुत होते हैं, खास करके जब अलग अलग थिंकर्स आप पढ़ते हो तो उनके क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला, जो थिंकर्स थे
इनका क्रिटिसिज्म इस बात पे हुआ कि उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स किसी भी रिसर्च या अनुसंधान का परिणाम नहीं थे। साइमन और वाल्डो दोनों ने इस कमी की तरफ इशारा किया और साइमन ने इन सिद्धांतों को मुहावरे की संज्ञा दी थी। मुहावरे की तरह ही ये युग्मों में यानी कि जोड़े में, ठीक है, एक को पूरा करने के लिए दूसरा है या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत के समान युक्ति संगत और मान्य इसका विपरीत सिद्धांत दिया जा सकता है। ठीक है, एक तरफ तो स्पैन ऑफ कंट्रोल है और दूसरी तरफ यूनिटी ऑफ कमांड है, या हायरार्की को कम करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको बहुत सारे ऐसे विपरीत सिद्धांत देखने को मिल जाएंगे। फिर बात आती है कि जिन सिद्धांतों को सुझाया गया वो समस्या को हल करने में सफल नहीं हुए। फिर ये कहा गया कि ये इंसान के, मनुष्य के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को नज़रअंदाज करती है और इंसान को एक मैकेनिक या कह सकते हैं मैकेनिकल मॉडल के तौर पे देखती है। इसलिए इसको मशीन मॉडल की संज्ञा भी दी गई थी। ह्यूमन को एक मशीन समझा गया। फिर ये एक आणविक दृष्टिकोण का शिकार है, मतलब इंसान को एक कण मानती है, एक ऐसा कण जो स्वतंत्र है, जो आज़ाद है और अन्य साथी मनुष्यों से जो कटा हुआ है, जिसका अपने फ्रेंड से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने कलीग से कोई रिलेशन नहीं है, ना उनसे वो बात करता है, ना उनके प्रॉब्लम सुनता है, ना अपनी प्रॉब्लम उनको बताता है, वो पूरी तरीके से उनसे कटा हुआ है। इसलिए ये संगठन को एक मशीन मानती है और मनुष्य को उसका एक ऐसा पुर्जा मानती है जिसकी कोई भावना, कोई मूल्य या इच्छा नहीं होती। इसलिए इसको अपूर्ण माना गया है, इस पूरी थ्योरी को। फिर ये कहा गया कि इसने मानव प्रेरणा को, ह्यूमन मोटिवेशन को बहुत ही सरल प्रक्रिया मान लिया। यह भी टेलर की तरह आर्थिक प्रेरणाओं पर जोर देती है। जब हम ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो एल्टन मायो ने इसको उलट दिया था और उन्होंने कहा कि पैसे से ज़्यादा, आर्थिक से ज़्यादा सामाजिक प्रेरणाओं का होना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात आती है कि ये एक आदर्शवादी विचारधारा है। कहने का मतलब ये है कि क्या होना चाहिए, इस बात पर इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है कि क्या है वास्तविक स्थिति, इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। व्यवहारवादियों ने, बिहेवियरलिस्ट ने इस कमी को स्पष्ट रूप से बताया है। इसके अलावा क्रिस आर्गरिस के अनुसार एक परिपक्व व्यक्तित्व और शास्त्रीय संगठन की भिन्न आवश्यकताएं हैं और उनमें मौलिक अंतर है। इंसान को यहाँ पर निष्क्रिय, निर्भर और अधीन दिखाया गया है और ये चीज़ बिल्कुल गलत साबित होती है। तो आई होप आपको क्लासिकल थ्योरी का थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। पूरा आपको समझ में आएगा जब हम बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, खास करके फायोल और विकेनगुलिक, मोने और रेले के बारे में। इन सारे थिंकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्लासिकल थ्योरी आखिर में कहना क्या चाहती है, क्या प्रतिपादित करना चाहती है। जल्दी मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए अपना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।